આગળ વધીએ પહેલાં ઓફકોર્સ એક આજે આપણે આઈપીઓ શરૂ થતાં જોઈશું એપ્રિલ 30th એટલે આજથી જ શરૂ થઈ રહ્યો છે ઓન EMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન લિમિટેડનો અને એનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે છે પણ એના પહેલાં હું તમને એક હેડ્સ અપ આપી દઉં જે આથી શરૂ થઈ રહ્યો છે 5મી મે સુધી તમે અહીંયા સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો પ્રાઇસ પ્લાન છે ₹162 થી ₹171 પર શેર અને અહીંયા જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ફ્રેશ ઇશ્યુ અને OFS બંને પાર્ટ છે 850 કરોડનો ફ્રેશ ઇશ્યુ છે OFS 76 કરોડનું છે એટલે ટોટલ IPO સાઇઝ છે 926 કરોડ રૂપિયાની અને આ જે પ્રોસીડ્સ છે એ કઈ રીતના યુઝ કરવાના છે એ પણ આપણે વાતચીત કરીશું આપણી સાથે જોડાયેલા છે ચેરમેન અને CEO रणवीर सिंह ऑन EMI टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशंस ना सर बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद और आप IPO लेके आए हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रेश इश्यू का है OFS पार्ट भी है पहले आप और कैसे आप यूज़ करोगे ये फंड्स ये जो हम लोग 926 करोड़ रेज कर रहे हैं वो दो भाग में है 850 प्राइमरी है एंड 76 करोड़ सेकेंडरी है जो 850 है उसमें से 750 करोड़ यूज़ होगा हमारे NBFC में डालने के लिए जो फर्दर लोन बुक को बढ़ाएगा और उसके बेसिस पे हम लोग ज़्यादा डेट ले पाएंगे सो दैट इज़ वन पार्ट द रिमेनिंग 100 odd करोड़ वो यूज़ होगा जो हमारा मेन कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है जिसमें सबसे बड़ा एक्सपेंसेस है टेक्नोलॉजी का जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रह रहे हैं AI न्यू एज टेक्नोलॉजी द न्यू सिस्टम दैट वी आर बिल्डिंग तो उसमें यूज़ होगा सो ये पूरा ऑनलाइन आप लोन प्रोवाइड करते हो दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड और सिक्योर नॉन सिक्योर दोनों आप देते हो कैसे मॉडल क्या है आपका यहाँ और कौन सा वर्टिकल बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है क्या सिक्योर्ड लोन्स में अनसिक्योर्ड में कैसे है क्योंकि एक स्मॉल टिकट से बिग टिकट का आप लोन देते हो बिल्कुल बिल्कुल सो पहले तो बता दूँ मेरा जो प्रोसेस है कस्टमर के लिए अनसिक्योर्ड के लिए वो पूरा ऑनलाइन है मैं कभी भी कस्टमर से मिलता नहीं हूँ मेरे पास पूरे मिला के जो मैंने कस्टमर्स उसका सर्व किया है वो है 1.12 करोड़ कस्टमर्स सो ऑल दीज पीपल हैव कम मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ वो लोग प्लेटफॉर्म पे आए हैं दे गो थ्रू द प्रोसेस एंड उनके जब वो प्रोसेस में जाते हैं उनको लगता है कुछ 6 से 10 मिनट वो 6 से 10 मिनट में मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ उनके कंसेंट लेने के बाद एंड वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे जो AI और ML मॉडल्स हैं उसमें जाते हैं ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं मेरे यहाँ पे 42 मेंबर टीम जो है एनालिटिक्स की उनका काम केवल यही है मॉडल मेंटेन करना एल्गोरिथम बनाना एंड उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर पाता हूँ कि इनको लोन देना है या नहीं देना है एंड बिकॉज आप प्रोसेस इतना सीमलेस है मेरे पास इतने सारे कस्टमर्स आते हैं नॉट ओनली ये सीमलेस है ये बहुत ही डिग्निफाइड है किसी आदमी को अगर किसी आदमी और लेडी को कोई लोन चाहिए तो ऐसा नहीं कि जाके फ़ोन करे वो पूछे 10 चीज़ें और बताएं ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता आप प्लेटफॉर्म पे आते हो और उसके ज़रिए आपको मिल जाता है जो ये है मेरा अनसिक्योर्ड लोन मैंने सिक्योर्ड लोन 2 साल पहले चालू किया था जबकि अनसिक्योर्ड लोन हम लोग पहले साल से ही कर रहे हैं तो अगर आज मैं देखूं तो कम से कम 94% जो है मेरा वो अनसिक्योर्ड है और सिक्योर्ड छोटा पोर्शन है 6% बिकॉज ये अभी जल्दी चालू किया है लेकिन अगर आप मेरा 9 महीने का ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो सिक्योर्ड यूज टू बी अराउंड 2.4% द 2.4 हैज मूव टू 5.8% सो इफ एनीथिंग दिस इज एनीथिंग एज अ ट्रेंड टू गो बाई वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट डूइंग द सिक्योर्ड बिजनेस मोर सिक्योर्ड में हम लोग ज़्यादा टिकट साइज दे पाते हैं जहाँ पे टिकट साइजेस कैन गो फ्रॉम 5 lakhs टू एज हाई एज 15 और 25 lakhs ऑल्सो जो मैं अनसिक्योर्ड में नहीं दे पाता हूँ बट मेनली बिकॉज ये पूरा डिजिटल है एल्गोरिथम्स हैं मैं इतने सारे कस्टमर्स को सर्व कर पा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे मन में एक तो अनसिक्योर्ड में कितना टिकट साइज मैक्सिमम है टेन्योर क्या होता है और जो सिक्योर्ड में आपने बोला कि यू कैन गो अप टू 25 lakhs कैसे टिकट्स होते हैं और आपके सोर्स ऑफ फंड्स कौन से होते हैं क्योंकि अभी आप IPO लेके आ रहे हो तो आप बोल रहे हो कि जो पैसा इकट्ठा करोगे वो आप क्रेडिट देने में आप यूज़ करोगे और आपकी सिक्योरिटी क्या है होती है इसमें बिकॉज अनसिक्योर्ड भी है सिक्योर्ड भी है कैसे आप अपना लेवरेज करते हो मैं आपको बताता हूँ पहली बात जहाँ तक टिकट साइज़ की बात है मैं अनसिक्योर्ड की बात करें तो 10,000 से लेके 5 लाख तक देता हूँ ये द एवरेज टेन्योर ऑफ द लोन होता है 13 से 14 मंथ सो 6 मंथ भी होता है 12 भी होता है 24 भी होता है लेकिन एवरेज अनसिक्योर्ड पहले मैं अनसिक्योर्ड का बता दूंगा फिर मैं सिक्योर्ड के पास जाऊंगा ये होता है 13.4 इज द एवरेज मंथ्स दिस इज ऑन द अनसिक्योर्ड साइड ऑन द सिक्योर्ड साइड माई टिकट साइज वेरीज फ्रॉम 2 lakhs to 25 lakhs
और वहाँ पे जो मैं सिक्योरिटी लेता हूँ वो रेसिडेंस होती है, तो इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओनली प्रॉपर्टी। ओनली प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी ऑफिस भी हो सकता है, या आपका जहाँ पे रह रहे हैं वो भी घर हो सकता है। वहाँ पे मुझे कोलैटरलाइजेशन करना पड़ता है। सो सारा प्रोसेस डिजिटल है एक्सेप्ट कोलैटरलाइजेशन, जहाँ पे मुझे ये करना पड़ता है कि इस प्रॉपर्टी पे लीन है, लीन मार्क्ड है जब तक आप पे नहीं करेंगे। बट अगर आप मेरा बुक देखेंगे तो 94% इज अनसिक्योर्ड, 5.8% इज सिक्योर्ड। नाउ ये जो कैपिटल मुझे मिलेगा, ये कैपिटल मेरे NBFC में जाएगा। उसके बेसिस पे मैं और बोरो कर पाऊंगा मार्केट में। मेरा रेटिंग इस टाइम पे है, क्रिसिल ने मुझे A-1 रेटिंग दिया है 1.5 महीने पहले। एंड वन थिंग आई विल टेल यू, जब आप BBB से BBB+ जाते हैं तो आपको इतना एडवांटेज नहीं मिलता है कॉस्ट ऑफ फंड में, बट जब आप BBB+ से A- जाते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ फंड का बहुत एडवांटेज मिलता है। और वो एडवांटेज मेरा प्लान है कि मैं कस्टमर को पास ऑन कर सकूं, जिससे कि मैं और कस्टमर्स एक्वायर कर सकूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का डिफर होता है पर्सन टू पर्सन? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है। सिक्योर्ड में सबसे मेरा जो लोएस्ट रेट होता है वो 16% तक होता है। अनसिक्योर्ड में जो सबसे लोएस्ट होता है वो 20 होता है। और वो भी पर्सन टू पर्सन और अमाउंट के ऊपर डिफर? पर्सन टू पर्सन और अमाउंट के बीच में चेंज होता है, बिकॉज जो हमने बिल्ड किया है इसको हम बोलते हैं रिस्क बेस्ड प्राइसिंग। जितना रिस्कीनेस ऑफ द कस्टमर है उसके बेसिस पे करते हैं। अगर रिस्कीनेस ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा हो जाता है, 32 33 भी हो जाता है। अगर कम है तो कम रहता है। और वही मॉडल अभी तक का डिफॉल्ट नंबर्स कैसे रहे, कितना रेशियो रहा है? हाँ, सो मैं आपको बता दूं, मेरा ग्रॉस NPA आज की तारीख में बात करूं तो 2.9 है, 2.9% है। ये स्टेबल रहा है। एक टाइम पे पहले ये थोड़ा सा अकाउंटिंग टेक्निकल चीज़ है, पहले और भी कम होता था, बिकॉज आपको पहले हम लोग राइट ऑफ करते थे लोन को 90 DPD पे, अभी हम लोग 150 कर रहे हैं। बट जहाँ तक डिफॉल्ट रेट की बात है वो 2.9% मेरा GNP है। ओके, सो अभी पोस्ट IPO हम अगर देखें तो FY25 का रेवेन्यू एक मॉडरेटेड रहा है। पोस्ट IPO आप कैसे देख रहे हो, और स्टेडी स्टेट ROE कैसे आपके रहेंगे, नंबर्स में हम कैसे चेंजेस देख सकते हैं? बिल्कुल। सो पहली बात तो आप अगर मेरा लास्ट 8 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो अदर देन एक साल जब मैंने शायद 55% से ग्रो किया हूँ, अदरवाइज एवरी ईयर आई हैव ग्रोन एट अ वेरी हाई रेट। इनफैक्ट लास्ट 12 मंथ्स का अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो 79-80% का ग्रोथ रेट है। The reason we have been able to grow because of the digital journey, because of the models which are there. The reason I'm mentioning about the historical number because they actually can pave the way for how one should think about future. In terms of the revenue coming down, yes, in between FY24 to FY25 मेरा revenue कम हुआ। ये एक deliberate strategy थी हमारी तरफ से। स्ट्रैटेजी ये थी कि बिटवीन FY24 टू FY25 मैंने जो है मैं फोकस कर रहा था हाई क्वालिटी कस्टमर्स पे। जब तुम आप हाई क्वालिटी कस्टमर पे फोकस करते हो उनको तो रेट कम पे देते हो, क्योंकि इसी दौरान आप मेरा देखेंगे मेरा रिस्क जो है ऑलमोस्ट आधा हो गया है। सो ये दोनों कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है। मेरा प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 9 मंथ इज 199 करोड़, which is anyway significantly higher than even what was there as a profit last year. So ये numbers मैं इसलिए बता रहा हूँ because they can give some indication on saying what we want to build in future. और आगे जाके यहाँ अगर देखें तो 5 years के आपके प्लान्स क्या होंगे, और अगर मैं मार्जिन्स कितने इम्प्रूव होंगे, कौन सी एरिया में आप आफ्टर द IPO आप देख रहे हो कि कैसे नंबर्स चेंज हो सकते हैं और कितने फोल्ड चेंज हो सकते हैं? अगर मैं अपने 5 साल प्लान का बात करूं तो 3 चीज़ें बहुत मुख्य हैं इसमें। पहली बात, जिस सेगमेंट में मैं ऑपरेट करता हूं, जिस सेगमेंट जिनका इन लोगों का इनकम लेवल है 25,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का, ये सेगमेंट यूजुअली आपके एंड यूजर्स कैसे फील्ड से आते हैं? हाँ, सो ये 50% सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, 50% सैलरीड होते हैं। ये मोस्टली यंग पीपल हैं। सो द एवरेज एज मेरे कस्टमर्स का 32 ईयर्स है, बिकॉज डिजिटल सैवीनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे बिजनेस में। तो फिर वो यंगस्टर्स ही होंगे, मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं। एंड ये लार्जली अर्बन इंडिया में मिलते हैं, बिकॉज वी लुक एट सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनकम प्लस द डिजिटल सैवीनेस। सो वो अर्बन इंडिया, सो आप मेरा जो टॉप 50 सेंटर्स है, they almost contribute to like 63% of my opportunity. The top 50 is almost equivalent to metro and tier 1. Plus इनका income level between 25,000 to 1 lakh है। इनका average CIBIL score भी बहुत अच्छा होता है, ये है 746. If you see the average score of CIBIL, otherwise it is very good one. Now in terms of the next 5 years plan जो आपने पूछा, 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें। पहली बात, मुझे इस सेगमेंट में आई हैव टू वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ लीडरशिप पोजीशन, विच वुड मीन नॉट ओनली अनसिक्योर्ड लोन बट सिक्योर्ड। हमने अच्छा स्टार्ट किया, हम लोग और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, लेंडिंग ही नहीं नॉन लेंडिंग प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे। दैट इज़ वन थिंग विच नीड टू डू।
Second, I think today we are at a very good profitability, but we want to maintain and continue to deliver this profitability because of 2-3 very important reasons in the business model. पहली बात, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, जो बेनिफिट मिलेगा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगा वो मैं डिलीवर कर पाऊंगा. दूसरा चीज़, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज कि जब आपने ज़्यादा एक्सपेंसेस, जो मैंने सारा इन्वेस्टमेंट अभी कर रखा है, जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो यही जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता रहेगा ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दिस विल हेल्प सर्व द लार्जर बेस ऑल्सो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू सी वी आर अ वेरी वेरी टेक फोकस कंपनी. सो जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी में, इधर वो जेन AI हो, एडवांस AI हो, अलग अलग मशीन लर्निंग टेक्निक्स आ रहे हो, वी आर हमेशा एट द फोर फ्रंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजी. इसमें भी मैंने बताया जो मेरा रेस कर रहा हूँ उसमें सिग्निफिकेंट अच्छा खासा पोर्शन जा रहा है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने में. सो दैट्स द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी. कंपटीशन है यहाँ आपका? हमने कंपटीशन के बारे में मेंशन किया. एज यू नो, लेंडिंग बिजनेस में मैं पहला प्लेयर नहीं हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं. देयर आर बिग प्लेयर्स. देयर इज प्लेयर्स दैट हमने RHP में मेंशन भी किया है, राइट फ्रॉम बजाज टू चोला एंड अदर दिस थिंग. बट एट द सेम टाइम गेम हमारे पास ये एज है कि हम लोग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हैं. ये हमें थोड़ा एडवांटेज देता है टू सर्व आवर कस्टमर इन अ राइटफुल मैनर. सो जो प्रपोज्ड इन्वेस्टर हैं उनको क्यों आपके IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्यों, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोलूँगा, एक तो बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करें. अगर आप मेरा बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ देखेंगे, दो चीज़ें होती हैं, एक तो बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ और दूसरा होता है प्राइसिंग. बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ अगर आप मेरी बात करें तो मेरे जो मुझे लगता है 3 स्ट्रेंथ हैं. नंबर 1, देयर इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ risk in this business. At the end of the day, lending business is about credit risk. Yes. And if you look at what has happened in the past using all the AI ML models, the collection practices that we do, the tech approach that we have, that is one reason why the business model is very strong. The second is, we have a very diversified acquisition strategy. ऐसा नहीं है कि मैं केवल डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और वहाँ से कस्टमर एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज मैं फिनटेक कंपनी हूँ. बट मेरे पास मर्चेंट पार्टनरशिप्स हैं, मेरे पास ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेयर के साथ मैंने पार्टनरशिप कर रखा है जो मेरे पास स्टडी फ्लो ऑफ मर्चेंट्स लेके आते हैं. उसी में ही ब्रांड ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. मेरे सेगमेंट में ब्रांड का अच्छा रिकॉग्निशन है. वी ऑल्सो गॉट सचिन तेंदुलकर एज आवर ब्रांड एम्बेसडर विच हैज़ एडेड टू द होल थिंग. So that's the second part, which is a diversified. But the तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखें कोई कंपनी को, राइट, एट द एंड ऑफ द डे आपका स्ट्रेंथ क्या है? मेरा एक स्ट्रेंथ है कि हमारे पास 11 मिलियन कस्टमर्स हैं जो जिनको मैं सर्व कर पा रहा हूँ. And that these customers will require more products in the future, and I'll be able to sell not only repeat customers but ये भी ये दूसरे प्रोडक्ट भी कर पाऊँ. दिस इज़ ऑन द बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ. दूसरा चीज़ जो प्राइसिंग की बात बताएं, जो आपने बोला कि क्यों इन्वेस्टर को करना चाहिए, मेरा उस पर कुछ बोलना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मेरा एंकर बुक देखा होगा जो मुझे सपोर्ट मिला है, इसमें म्यूचुअल फंड्स ही नहीं हैं, इसमें FIIs हैं, अलग अलग तरह के हैं, लार्ज म्यूचुअल फंड्स हैं, 2 out of the top 3 are there. There are mid-sized mutual funds is also there. So I've got a very diversified support, which is more an indicator than anything for people to make their own judgment. Absolutely. और आप youngsters को small ticket size देते हो, वो भी एक plus है. और of course AI, because अभी technology के बिना तो कोई आगे ही चल ही नहीं सकता है. On that note, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए and all the very best. धन्यवाद, शुक्रिया for calling me on this. Thank you. So, of course, on EMI as a tech solution પર તમે નજર રાખી શકો છો. અહીંયા જો તમારે નિવેશ કરવું હોય તો આજથી તમે શરૂઆત કરી શકો છો. 5મી મે સુધી આ ઇશ્યુ ખુલ્લો રહેશે. 162 થી 171 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ છે. હવે સાથે જ અહીંયા એક બ્રેક પર લેવાનો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયા રહેજો અમારી સાથે.